आज हम लोग शुरुआत करेंगे अगला टॉपिक संधारित्र। और संधारित्र में सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युतधारिता। तो वैद्युतधारिता क्या होता है? वैद्युतधारिता किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित कर पाने की क्षमता की माप होती है। मतलब कौन सा चालक ज़्यादा आवेश संग्रहित करेगा, कौन सा चालक कम आवेश संग्रहित करेगा, इस बात की माप कौन देगा? वैद्युतधारिता। तो वैद्युतधारिता को परिभाषित कैसे किया गया है? तो ये बताया गया है कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाएगा, तो उसका विभव उसको दिए गए आवेश के अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाएगा, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो उसका विभव उसको दिए गए आवेश के अनुपात में बढ़ता है। माना किसी चालक को स्मॉल q आवेश देने पर उसके विभव में कैपिटल V हो, तो क्या होगा? Q अनुक्रमानुपाती V होगा। मतलब ये बताया गया है कि जब भी किसी चालक को आवेशित किया जाएगा तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर मान लिया जाए किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव कितना बढ़े? V बढ़े, तब जो Q और V में संबंध होगा कैसा होगा? कुछ इस प्रकार होगा, Q अनुक्रमानुपाती V। मतलब अगर आप V को डबल करोगे तो Q भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। या Q को अगर आप लोग 3 गुना करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक। तो जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है, तो यहाँ पर नियतांक आएगा कैपिटल C, और यही कैपिटल C आपका क्या है? चालक की वैद्युतधारिता है। चालक की वैद्युतधारिता है। ठीक। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं? C बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q बाई V। C बराबर Q बाई V। तो यहाँ से फार्मूला आपका आ गया चालक की धारिता का, C बराबर Q बाई V। तो परिभाषा क्या होगा? किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात, किसी चालक को जो दिया गया आवेश होगा और उसके विभव में वृद्धि का जो अनुपात होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चालक की वैद्युतधारिता। तो यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं, स्पष्ट है किसी चालक को दिया गया आवेश एवं उसके विभव में वृद्धि का अनुपात उस चालक की वैद्युतधारिता कहलाता है। ठीक। तो मतलब कि एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब भी किसी चालक को आवेशित करोगे उसका विभव उसी के अनुपात में बढ़ेगा। अगर हम मान लेते हैं किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V है, तो Q और V में जो संबंध होगा वो इस प्रकार होगा, Q अनुक्रमानुपाती V। और जब भी अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, बराबर का साइन आएगा, एक नियतांक आता है कैपिटल C। नियतांक यहाँ पे आएगा। C को हम लोग बोलेंगे चालक की धारिता। तो यहाँ से आपका C बराबर क्या आ गया? Q बाई V आ गया। तो परिभाषा क्या हो जाएगा चालक की धारिता का? तो किसी चालक को जो दिया गया आवेश होगा और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाता है। अब देखिए
चालक की जो वैद्युत धारिता है उसका जो मात्रक होता है और विमीय सूत्र सी का मात्रक एवं विमीय सूत्र, तो सी का एसआई मात्रक होता है फैरड, फैरड इसे कैपिटल एफ से लिखते हैं, होता है। और एक फैरड को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो एक कूलाम पर वोल्ट मतलब फैरड को लिखा जा सकता है कूलाम पर वोल्ट। अब देखिए जो फैरड है ये धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे पृथ्वी की जब वैद्युत धारिता निकालेंगे, पृथ्वी इतना बड़ा चालक है, इसकी वैद्युत धारिता निकालेंगे तो इसकी भी धारिता एक फैरड से कम आएगी। इसका मतलब जो फैरड धारिता का मात्रक है ये बहुत ही बड़ा मात्रक है। तो प्रायोगिक कार्यों में जो हम लोग वैद्युत धारिता का मात्रक प्रयुक्त करेंगे वो होगा माइक्रो फैरड व पिको फैरड। मतलब जो हम लोग आगे वैद्युत धारिता का मात्रक पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे या फिर प्रैक्टिकली जो हम लोग मात्रक का उपयोग करते हैं वो होता है माइक्रो फैरड व पिको फैरड। और एक माइक्रो फैरड को लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ फैरड और एक पिको फैरड हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरड। ठीक, तो ये क्या हो गया, वैद्युत धारिता का मात्रक हो गया। अब वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो फैरड होता है। अगर पूछा जाए एक फैरड कितना होता है, इसको परिभाषित कीजिए, मतलब एक फैरड से आप क्या समझते हैं, या फिर कहे गए एक फैरड को परिभाषित कीजिए तो क्या लिखेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं एक फैरड को कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे C बराबर क्या होता है Q/V। यदि हम लोग Q को क्या मान लें, 1 कूलाम मान लें, V को क्या मान लें, 1 वोल्ट मान लेते हैं, तो C क्या आएगा, 1 कूलाम पर 1 वोल्ट, कुल मिला के इसे क्या लिख सकते हो, 1 फैरड लिख सकते हो। तो मतलब कि यहाँ पर आपने देखा कि C का वैल्यू 1 फैरड कब आया, जब आवेश 1 कूलाम है, मतलब चालक को जो दिया गया आवेश 1 कूलाम है, उसके विभव में वृद्धि कितनी है, 1 वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होता है वो 1 वोल्ट होता है, तब उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरड। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता की वैद्युत धारिता क्या कहलाएगी, 1 फैरड। परिभाषा आप लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं कि कोई चालक है, अगर इसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़े तो उसकी धारिता कितनी कहलाएगी, 1 फैरड। अब विमीय सूत्र देख लेते हैं। C का विमीय मात्रक तो हो गया भाई, विमीय सूत्र, तो C बराबर क्या है, Q/V। तो C का जो विमीय सूत्र होगा, Q का विमीय सूत्र तो होता है 80 और V का विमीय सूत्र, V बराबर क्या होता है, W/Q। W क्या है, कार्य, कार्य का विमीय सूत्र होगा mL2T-2 और बाई Q ऊपर जाएगा Q, तो ऊपर हो जाएगा Q मतलब आवेश, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, 80। तो यहाँ से हो जाएगा m-1 और L गया ऊपर तो क्या हो गया, L-2 हो गया और T-2 गया ऊपर तो T2 हो जाएगा और T2 ऊपर पहले से ही है, T4 हो जाएगा
और बचा A2। तो ये हो गया वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। अब देखिए हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो ये है वैद्युत धारिता की निर्भरता, मतलब कैपिटल C की निर्भरता। तो देखिए पहला पॉइंट होगा चालक के आकार पर, चालक के आकार पर। कैपिटल C चालक के आकार पे निर्भर करता है। चालक का साइज जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर से मैं आपको बता दूं कि चालक का जो साइज होता है जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। और सेकंड पॉइंट है माध्यम पर। किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वो माध्यम पर डिपेंड करती है। जैसे चालक वायु में है कि चालक किसी माध्यम में है, जैसे मान लो कि जल में है, कि मतलब चालक का जो चारों ओर का माध्यम है वो क्या है, मतलब अलग अलग माध्यम में किसी चालक की जो वैद्युत धारिता होगी वो अलग अलग होगी। और तीसरा होता है समीप किसी अन्य चालक की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर, अनुपस्थिति पर। देखिए जैसे कोई विलगित चालक है, विलगित चालक का मतलब कोई अकेला चालक है, उसके अगल बगल कोई अन्य चालक नहीं रखा है, तो उसकी धारिता कुछ और होगी। लेकिन अगर समीप में कोई आप दूसरा चालक ले आके रख दोगे तब उसकी धारिता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना जान लेना है कि जैसे ही हम किसी चालक के समीप में कोई दूसरा चालक ले आके रखेंगे तो पहले वाले चालक की जो वैद्युत धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चालक की जो धारिता होती है वो तीन बातों पर डिपेंड करती है। पहला हो गया चालक के साइज पर, दूसरा हो गया माध्यम पर, तीसरा हो गया अन्य चालक की उपस्थिति व अनुपस्थिति पर। अब देखिए आगे विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो विलगित गोलीय चालक है, जैसे मान लीजिए ये कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। विलगित का मतलब है इसके समीप कोई अन्य चालक उपस्थित नहीं है। ये बिल्कुल अकेला एक चालक है, गोलीय है, जिसकी त्रिज्या मान लिया जाए कैपिटल R है। और मान लीजिए जो माध्यम है विलगित गोलीय चालक के चारों ओर का जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है। मतलब ये आपका चालक किसी माध्यम में रखा हुआ है, उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। और गोलीय चालक पर जो आवेश है वो मान लो कि +Q आवेश है। आपको इतना लिखना पड़ेगा, हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, या एक ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। माना चालक पर स्मॉल q आवेश है तो चालक का विभव, तो विभव क्या होगा, कैपिटल V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बाई कैपिटल R। चालक का विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R। तो ये हो गया विभव। तो धारिता क्या होगी, चालक की वैद्युत धारिता C बराबर क्या होगा, Q/V। तो Q है और V क्या है,
1/4πF sin0k/Q/R। तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या आ जाएगा 4πF sin0k/R। तो ये आ गया चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो चालक की वैद्युत धारिता है वो कैपिटल R के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितना बड़ा रेडियस होगा चालक का उतना ही उसकी वैद्युत धारिता ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर बात किया जाए, अगर मान लीजिए चालक के जो चारों ओर का माध्यम है वो निर्वात या वायु हो, माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु हो। यदि माध्यम हम लोग क्या मान लेते हैं, निर्वात या वायु, तो यह वायु हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अतः चालक की वैद्युत धारिता क्या हो जाएगा, वैद्युत धारिता देखिए जब चालक निर्वात में होगा तब उसकी वैद्युत धारिता को हम लोग लिखेंगे C0 से। कोई आवश्यक नहीं है, C से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग पहचान के लिए, जिससे कि समझ पाएँ ये चालक कहाँ उपस्थित है, निर्वात या वायु में, तो इसके वैद्युत धारिता को लिखेंगे C0 बराबर 4πF sin0, K का मान 1 हो गया, बचा कौन, R। तब ये हो गया चालक की वैद्युत धारिता जब चालक कहाँ होगा, निर्वात या वायु में होगा। अब देखिए अगर देखा जाए कि कैपिटल C और C0, मतलब जब चालक माध्यम में रखा हुआ है और जब चालक निर्वात या वायु में रखा हुआ है, तब दोनों की जो धारिताएं अलग अलग हैं, दोनों में संबंध, दोनों में अगर देखा जाए संबंध निकाला जाए तो भाई C/C0 करोगे तो क्या बचेगा, K ही तो बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 4πF sin/R। तो C बराबर क्या हो जाएगा, KC0। मतलब धारिता कितनी गुना हो जाएगी, K गुना हो जाएगी। अगर आप निर्वात या वायु से उठा के चालक को किसी अन्य माध्यम में रखोगे जिसका पराविद्युतांक K है, तब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, पहले की K गुना हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम F sin0 का एक और मात्रक निकाल सकते हैं। ये आपका नोट हेडिंग लिख लीजिएगा, और ये पहला पॉइंट हो गया नोट का। यहाँ से C और C0 में हमने संबंध निकाल लिया। और दूसरा पॉइंट है F sin0 का एक अन्य मात्रक निकालेंगे, अन्य मात्रक। देखिए भाई जो विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का फार्मूला आ गया है वो आ गया है C बराबर 4πF sin0 × R। अरे माध्यम में लोग निर्वात या वायु मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका F sin0 बराबर हो जाएगा C/4πR। तो देखिए जब F sin0 का यहाँ पर मात्रक कहेंगे, F sin0 का मात्रक, तो ऊपर क्या है C का मात्रक क्या होगा, फैराड, और 4π का कोई मात्रक होगा नहीं, R त्रिज्या है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो देखिए F sin0 का एक नया मात्रक होता है फैराड पर मीटर। हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे F sin0 का मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको बहुविकल्पीय सवाल देगा और ऑप्शन में ये वाला मात्रक आपको देगा, तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, यहीं पर इस पर एक यहीं पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कहेगा पृथ्वी की वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारिता ज्ञात कीजिए, और आपको दिया है पृथ्वी की त्रिज्या RE बराबर दिया 6.4 × 10⁻6 मीटर। यह पृथ्वी की त्रिज्या आपको दिया है, और पृथ्वी का क्या निकालना है, वैद्युत धारिता। तो अभी आपने गोलीय चालक की वैद्युत धारिता निकाला है, तो पृथ्वी क्या है, गोला ही तो है,
तो इसकी जो वैद्युत धारिता होगी वो होगा C बराबर 4πF साइलेंट 0 R। तो 1/4πF साइलेंट 0 का मान क्या होता है? 9 × 10⁹। तो 4πF साइलेंट 0 का मान क्या होगा? 1/9 × 10⁹। और रेडियस कितना दिया? 6.4 × 10⁶। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा लगभग 711 माइक्रो फैराड आ जाएगा। तो ये हो गया पृथ्वी की वैद्युत धारिता, लगभग 711 माइक्रो फैराड। तो इसी प्रकार आपको विभिन्न त्रिज्याओं का गोलीय चालक दे सकता है और आपसे क्या पूछा जा सकता है? उसका वैद्युत धारिता पूछा जा सकता है। अगर किसी माध्यम में रखा होगा तो आपको माध्यम का परावृतांक दिया जाएगा K का मान, और कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अगर माध्यम के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा तो आपको माध्यम निर्वात या वायु मान लेना है, उसके लिए K का वैल्यू 1 ले लेना है। ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक गोलीय चालक है जिसकी वैद्युत धारिता C1 मान लेता हूँ, और ये एक दूसरा गोलीय चालक है जिसकी वैद्युत धारिता C2 मान लेता हूँ। दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया। जैसे मान लो इसको V1 विभव और इसको V2 विभव। दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया। एक को चार्ज किया गया V1 विभव और दूसरे को चार्ज किया गया V2 विभव। जब इसको V1 विभव तक चार्ज किया गया तो मान लो इस पर आवेश आ गया Q1, और इसको V2 विभव तक चार्ज किया गया, इस पर आवेश आ गया Q2। अब दोनों को कुछ देर के लिए क्या किया गया? एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया गया। कुछ देर के लिए दोनों को क्या किया गया? एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया गया। चालक तार को बिना समीप ले आए। देखो समीप ले आओगे दोनों की धारिताएं चेंज हो जाएंगी, तो इसीलिए क्या करना है? दोनों को दूर रखते हुए एक चालक तार की सहायता से जोड़ देना है। फिर क्या करोगे? चालक तार आप हटा लोगे। तो आप देखोगे कि दोनों का विभव समान हो चुका होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था आवेश का क्या होगा? चालन। और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? चालन होगा, और तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो दोनों का विभव समान हो गया तो आपको मालूम है कि आवेश दोनों का चेंज हो चुका होगा। अब मान लेते हैं कि पहले पर जो आवेश आ गया वो Q1 डैश आ गया, और जो दूसरे पर आवेश आ गया वो Q2 डैश आ गया। पहले क्या था? Q1 था, Q2 था, और अब क्या आ गया? दोनों का आवेश अलग अलग आ गया। Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, क्योंकि यहाँ पे आवेश का चालन हुआ है। आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित हुआ है, और तब तक हुआ है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो गया है। तो अब फाइनली जो आपका पोटेंशियल है दोनों का समान हो चुका है, इसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, या अंतिम विभव क्या होगा दोनों का? तो हम जानते हैं आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? नियत होगा। दोनों का जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा? नियत होगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से पहले का कुल आवेश और बाद का कुल आवेश क्या होगा? बराबर होगा। तो बाद का कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और पहले का कुल आवेश क्या है? Q1 प्लस Q2। हम लोग एक फार्मूला पढ़े C बराबर Q बाई वी। C बराबर Q बाई वी पढ़े हैं, तो वहाँ से Q बराबर क्या होगा? CV। Q बराबर क्या होगा? CV। मतलब जिस चालक पे आपको आवेश निकालना है उस चालक की धारिता
और उस चालक का विभव अगर मालूम है तो हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। तो देखिए Q1 डैश क्या है, बाद का आवेश है पहले का, मतलब पहले वाले चालक का बाद का आवेश है। तो पहले वाले चालक का जो इस समय विभव है वो क्या है, V है, और धारिता क्या है, C1। भाई देखो जो धारिता होगा वो विभव व आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस पर आवेश और उस पर जो विभव है उस पर डिपेंड नहीं करता है भाई, क्योंकि आपको मालूम है C बराबर Q/V होता है। अगर आपका Q डबल होगा तो V भी डबल हो जाएगा, तो C आपका चेंज नहीं होगा, C आपका नियत रहेगा। तो यहाँ पर विभव चेंज हो रहा, आवेश चेंज हो रहा, लेकिन धारिता पर कोई चेंज, धारिता में कोई चेंज नहीं होगा। तो धारिता आपका C1 रहेगा और धारिता आपका C2 रहेगा दूसरे का। तो यहाँ पर आपका जो है देखिए Q1 डैश क्या लिखा जा सकता है, मतलब Q1 डैश आपका हो जाएगा C1V। इसी प्रकार Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा। और Q1 क्या होगा, देखो भाई यहाँ पर आपका विभव क्या था, V1, तो C1V1 हो जाएगा। और दूसरे का विभव क्या था, V2, C2V2 हो जाएगा। यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा ब्रैकेट में C1 प्लस, और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हो गया फाइनल पोटेंशियल, मतलब दोनों का जो अंतिम विभव है C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 होगा। अच्छा, अंतिम आवेश कहा जाए, प्रत्येक का जो अंतिम आवेश है, ठीक है, या पुनर्वितरित आवेश कहा जाए, पुनर्वितरित आवेश कहा जाएगा। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, C1V, और V का वैल्यू क्या आ चुका है, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये क्या आ गया, आवेश आ गया, अंतिम आवेश आ गया पहले का, पहले वाले चालक पर अंतिम आवेश। ऐसे Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V, और V का वैल्यू जो आया है यहाँ पे रख दो, C2, और V आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, तो देखिए भैया Q1 डैश अपान Q2 डैश, तो Q1 डैश है C1V और Q2 डैश क्या है, C2V। तो V से V कैंसिल हो गया, C1 अपान C2 आ गया। तो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। पुनर्वितरित आवेशों का जो अनुपात होगा वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब दो चालकों को अलग अलग चार्ज किया जाए और फिर क्या किया गया, दोनों को कुछ टाइम के लिए किसी चालक तार की सहायता से जोड़ा जाए, तो जो फाइनल चार्ज का रेशियो आएगा दोनों पर वो धारिताओं के अनुपात में आएगा। मतलब जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर आवेश ज़्यादा होगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश कम होगा। तो हमेशा ध्यान देना इस बात को कि मतलब जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उस पर जो पुनर्वितरित आवेश होगा उसका मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी धारिता कम होगी उस पर पुनर्वितरित आवेश का मात्रा क्या होगा, कम होगा। ठीक, पहले आप जब चार्ज किए हो तो हो सकता है ज़्यादा वाले पर भी कम हो और कम वाले पर ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप चालक तार की सहायता से जोड़ के आप क्या करोगे, चालक तार को हटाओगे तो देखोगे जो फाइनल चार्ज होगा हमेशा उसी पे ज़्यादा होगा जिसका धारिता क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये गोलीय चालक होता तो यदि ये चालक कैसा है, गोलीय है, यदि गोलीय चालक है, दोनों चालक आपका गोलीय चालक है, तो आप देख सकते हैं कि जो Q1 डैश है और Q2 डैश है, तो गोले की जो धारिता होती है वो हो जाएगा 4πε0 R1, और दूसरे चालक का त्रिज्या अगर R2 मान लिया जाए
तो 4πε0 R2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1 बाई, मतलब त्रिज्या के अनुपात में। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, एक गोलीय चालक की त्रिज्या इतना है, दूसरे गोलीय चालक की त्रिज्या इतना है, और दोनों को अलग अलग चार्ज करके और फिर क्या किया गया, कुछ टाइम के लिए किसी तार की सहायता से दोनों को जोड़ दिया गया। तो बताइए दोनों पर अंतिम आवेशों का अनुपात क्या होगा, तो दोनों की त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो ये हो गया पुनर्वितरित आवेश का मात्रा भी हमने निकाल लिया, अनुपात भी निकाल लिया। अब अगर पूछा जाए प्रत्येक चालक पर आवेश का परिवर्तन कितना होगा, मतलब जब आप क्या करोगे, चालकों को किसी चालक तार की सहायता से कुछ टाइम के लिए जोड़ोगे, तो जो प्रत्येक चालक पर आवेश में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, मतलब कितना आवेश घटेगा या कितना आवेश बढ़ेगा। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आवेश का स्थानांतरण कितना होगा, एक चालक से दूसरे चालक पर कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। तो किसी भी चालक पर जो आवेश में परिवर्तन होगा वही तो होगा आवेश का स्थानांतरण। तो देखिए, तो अगर पूछा जाए प्रत्येक चालक पर आवेश में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन, तो देखिए, तो पहले चालक पर जो आवेश था वो कितना था C1 V1, और दूसरे चालक पर जो पहले आवेश था वो कितना था C2 V2, और बाद में क्या हो गया, इस पर आवेश हो गया C1 V, इस पर आवेश कितना हो गया C2 V। अगर मान लेते हैं कि V1 बड़ा है V2 से, भाई विभव अलग अलग होगा तभी तो आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। अगर विभव आप समान मानोगे तो आवेश जाएगा ही नहीं। भाई जब दोनों का विभव अलग अलग होगा तभी तो आवेश आएगा जाएगा। तो अगर विभव आप V1 को ज़्यादा मान लेते हैं, इसका मतलब आवेश जो गया है वो कहाँ से कहाँ गया, 1 से 2 पे, 1 से 2 पे गया है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से C1 V1 में से C1 V को घटा लें, मतलब पहले चालक पे C1 V1 आवेश था, बाद में कितना हो गया C1 V हो गया, कुछ आवेश चला गया। तो अगर हम C1 V1 में से C1 V को घटा लें तो मुझे ये पता पड़ जाएगा कितना आवेश गया है। तो जो स्थानांतरित आवेश है या आवेश में परिवर्तन, वो क्या होगा, पहले वाले का जो पहले आवेश है C1 V1 और बाद में पहले वाले का आवेश C1 V, तो डेल्टा Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा V1 माइनस V, और V का फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। V का फार्मूला आ गया है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा C1, देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1, और ये माइनस गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, और अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए C1 V1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखा जाए C2 कॉमन है तो हो जाएगा C2 कॉमन ले लिया गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा V1 माइनस V2 अपान क्या हो गया C1 प्लस C2। तो ये आ गया प्रत्येक चालक पर जो आवेश में परिवर्तन होगा। आवेश में परिवर्तन का मतलब है आवेश में जो कमी होगी या वृद्धि होगी। भाई एक चालक पे जितना आवेश की कमी होगी दूसरे वाले चालक पे उतने आवेश की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये हो गया आपका आवेश में परिवर्तन। ठीक, अब एक सवाल हम लोग इस पे कर लेते हैं कि दो चालक है जिनकी धारिताएं क्रमशः
3 माइक्रो फैरड व 6 माइक्रो फैरड हैं। इन्हें क्रमशः 10 वोल्ट एवं 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। यदि इन्हें कुछ समय के लिए एक चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाता है तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक का पहला पॉइंट है अंतिम आवेश, दूसरा पॉइंट है अंतिम विभव और तीसरा पॉइंट है मान लो आवेश में परिवर्तन। मान लो आवेश में परिवर्तन, आपको 3 चीज़ निकालना है। ठीक, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंतिम विभव। देखो हमको अंतिम विभव का फार्मूला बताया गया है और भाई अंतिम आवेश का भी, प्रत्येक का अंतिम आवेश का भी फार्मूला आप लोग पढ़े हो, ठीक है। तो चाहे पहले अंतिम आवेश निकालो लेकिन विभव निकाल लोगे तो थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए C1 क्या दिया, पहले चालक की जो धारिता दिया गया है वो दिया है 3 माइक्रो फैरड। दूसरे का जो धारिता दिया गया है वो दिया है 6 माइक्रो फैरड। और पहले को जो चार्ज किया गया कितने वोल्ट तक, 10 वोल्ट तक। दूसरे को 5 वोल्ट तक चार्ज किया गया और फिर दोनों को आपस में कुछ टाइम के लिए जोड़ा गया। तो मुझे निकालना है, पहला पॉइंट है अंतिम आवेश। तो अंतिम आवेश जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, अंतिम आवेश पहले का जो अंतिम आवेश, तो C1 V का क्या फार्मूला आया, C1 V1 प्लस C2 V2। इसके पहले भी जस्ट यही फार्मूला पढ़े थे, C1 प्लस C2। और तो देखिए यहाँ से C1 कितना है, C1 आपका है 3 और फिर उसके बाद C1 3, V1 10, फिर उसके बाद C2 कितना है 6 और V2 कितना है 5 और नीचे आपका हो जाएगा C1 3 और फिर C2 क्या हो जाएगा 5, नहीं सॉरी 6। तो आपका देखिए ये हो जाएगा, ये 3 दाम में 30 और ये 6 पंचे 30, 30 30 60 और 60 का 3 से गुणा होगा क्या हो जाएगा 180 और नीचे क्या हो जाएगा 9। तो ये आपका आ जाएगा 20 माइक्रो कूलाम। देखिए आपका जो धारिता है वो माइक्रो फैरड में दिया गया है, तो आवेश किस में आएगा, माइक्रो कूलाम में। ऐसे Q2 बराबर क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। देखो ध्यान दो, हम लोग विभव निकालने के लिए पहले क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये आपका ये विभव अगर निकल गया होता, ये वाला पार्ट आपका विभव ही तो है, देखो अंतिम विभव है ना ये वाला पार्ट, तो अगर विभव निकल गया होता तो ये बार बार आपको कैलकुलेट करने का आवश्यकता नहीं होता, ठीक है। तो चलिए भाई, नहीं निकाला मैंने विभव तो पहले आवेश से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 6 गुणे C1 आपका हो जाएगा 3 गुणे मतलब 10 हो जाएगा, C2 6 है और V2 5 है और ये 3 प्लस 6। इसको हल किया जाएगा तो आपका ये पूरा ये कितना हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के 60/9 और ये आपका जो है देखिए, तो 60 का गुणा 6 से होगा कितना हो जाएगा 6 चौक 36/9, तो कुल मिलाकर के 9 चौक 36 मतलब 40 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया दोनों का अंतिम आवेश, मतलब पहले पे आ जाएगा 20 माइक्रो कूलाम और दूसरे पे कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलाम। फिर ऐसे दूसरा पॉइंट क्या है अंतिम विभव, तो अंतिम विभव दोनों का सेम होगा और वो होगा C1 V1 प्लस C2 V2
बाई C1 प्लस C2। तो ये आपका फिर से वही 3 × 10 और ये 6 × 5 बट्टे कितना हो जाएगा 3 + 6। तो ये आपका कुल मिला करके आएगा 30 और ये 6 × 5 = 30, 30 30 60, 60/9 और 60/9 को अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 20/3 आएगा। तो 20/3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका स्थानांतरित आवेश। तो डेल्टा क्यू का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था और वो आया था C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में आ गया था V1 माइनस V2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा C1 कितना है 3 और C2 कितना है 6 और ये 3 + 6 और आप इंटू क्या हो जाएगा V1 कितना है 10 और V2 कितना है 5। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 9। तो 18/9 और ये 10 में से 5 गया 5। तो कुल मिला करके यहाँ से हो जाएगा तो 9 दूनी 18 तो 2 × 5 = 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम आवेश क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा प्रत्येक गोले पर। मतलब पहले पर 10 माइक्रोकूलम की कमी हो जाएगी और दूसरे पर 10 माइक्रोकूलम की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ठीक। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से सुन लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा किसी चालक की वैद्युत धारिता। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, उसको दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। फार्मूला C = Q/V आ गया था और इसका मात्रक क्या आया था फैरड। तो फैरड आपका बड़ा मात्रक होता है, काफ़ी बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम लोग जो प्रायोगिक कार्यों में हम लोग के पास जो चालक विद्यमान होते हैं उनकी धारिता माइक्रो फैरड व पिको फैरड के कोड की आती है। और एक माइक्रो फैरड होता है 10⁻⁻6 फैरड और एक पिको फैरड में कितना होगा 10⁻12 फैरड। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा विमीय सूत्र और विमीय सूत्र के बाद पढ़ा हम लोगों ने विलिखित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। और इसके पहले हम लोग पढ़े थे C की निर्भरता। तो साइज पर डिपेंड करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है, अन्य चालक के उपस्थिति व अनुपस्थिति पर डिपेंड करता है चालक की धारिता। और अब आगे पढ़े थे विलिखित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। तो एक गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वो होता है C = 4πF∠0R अगर माध्यम निर्वात या वायु है। अगर कोई अन्य माध्यम होगा K लगा देंगे, F∠0K हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोगों ने आवेशों का क्या पढ़ा पुनर्वितरण। मतलब दो चालक होंगे, दोनों को अलग अलग चार्ज किया जाएगा, दोनों को फिर कुछ टाइम के लिए एक चालक तार की सहायता से जोड़ा जाएगा। तो जो फाइनली दोनों का पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा और वो आएगा C1V1 + C2V2/C1 + C2 आएगा। और जो दोनों का फाइनली चार्ज आएगा वो आएगा C1V C2V और V को आप लोग फार्मूला रख सकते हो। और फिर जो आवेश में परिवर्तन आएगा वो आएगा C1 C2/C1 + C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। देखिए ये फार्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप लोग न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से लगा पाओगे। बहुत टफ न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा। इसी प्रकार न्यूमेरिकल आएगा जो मैंने अभी एक लगवाया है। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए भैया कोई चालक अगर आवेशित है उसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा कितना होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ठीक। तो जो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। जैसे जब हम लोग किसी चालक को आवेशित करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा और जो किया गया कुल कार्य होगा वही होगी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जो भी हम लोग कार्य करेंगे वो चालक में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाएगा
तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है या बराबर होता है। ठीक। अब जैसे मान लिया जाए कोई चालक है, उस पर किसी समय कैपिटल Q आवेश है। अगर चालक की धारिता C है तो उसका विभव कितना होगा, Q/C होगा, Q/C होगा। इस चालक पर dQ आवेश, dQ आवेश देने में किया गया कार्य, चालक को dQ आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा, विभव गुणे आवेश। तो मतलब पहले हम बहुत छोटा सा चार्ज देंगे, मान लिया हमने चालक पर कैपिटल Q आवेश है, उसकी धारिता C है, तो उसका जो विभव होगा Q/C होगा। अगर हम उसे dQ आवेश देंगे, dQ आवेश, चालक को dQ आवेश देंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम लोग अनंत से dQ आवेश ले आकर के चालक पर रखते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुणे आवेश। और हम लोग बहुत छोटे से चार्ज के लिए विभव को नियत मान सकते हैं, इसीलिए छोटा छोटा करके चार्ज हम उसे देंगे। तो जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, V इंटू डी क्यू। तो V बराबर क्या है, Q/C इंटू क्या हो जाएगा, dQ। लेकिन मुझे dQ आवेश देने में किया गया कार्य नहीं निकालना है, बल्कि कुल आवेश देने में किया गया कार्य। तो अगर कहा जाए चालक को पहले कितना आवेश था, 0, बाद में कितना आवेश हो गया, मान लो स्मॉल Q आवेश, मतलब कि मुझे Q आवेश टोटल लेना है, स्मॉल Q आवेश टोटल लेना है। तो 0 से Q आवेश चालक पर करने में, 0 से Q आवेश करने में चालक पर किया गया जो कुल कार्य होगा, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य समाकलन कर लेंगे तो dW का समाकलन W हो जाएगा। और इधर आपका Q/C इंटू dQ का क्या करेंगे, समाकलन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से Q तक। तो आपका ये 1/C बाहर आ जाएगा और Q का समाकलन क्या हो जाएगा, Q²/2, और लिमिट क्या है, 0 से Q। तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो हो जाएगा 1/2, और लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, Q बराबर Q रखेंगे स्मॉल Q, तो Q²/2 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 1/C है, 1/C है, Q²/2 हो जाएगा। और ये Q बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2 मतलब 0 हो जाएगा। तो फार्मूला आ गया 1/2 Q²/C। ये हो गया किया गया कार्य। तो जो कार्य होगा वही क्या होगा, चालक की पोटेंशियल एनर्जी होगा। अतः चालक की जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा U बराबर ½ Q²/C। तो ये हो गया चालक की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। इसके बाद हम लोग आगे भी कुछ और फार्मूला, मतलब जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया है, इसके और भी दो होते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से आप लोग देखिए। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।